नमस्कार। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं है। ये है तमिलनाडु 2026 के सरकार गठन का परिदृश्य। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह एक बेहद पेचीदा और दिलचस्प संवैधानिक पहेली बन गया है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस पहेली को सुलझाते हैं। पर इस भारी भरकम कानूनी चर्चा में गोता लगाने से पहले हमारे सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही खूबसूरत सा शुरुआती नोट पढ़ लेते हैं। पेश है क्रीधा नॉलेज फैक्ट ऑफ द डे, जिसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है। ये एक बहुत ही शांत और विचारशील माहौल तय कर देता है, क्योंकि आज हम जो समझने जा रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र की एकदम नींव से जुड़ा है। ओके, तो फटाफट नजर डालते हैं कि आज हम किन मुद्दों को कवर करेंगे। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, तमिलनाडु का परिदृश्य। दूसरा, संवैधानिक नियम। तीसरा, सरकारिया फॉर्मूला। चौथा, कुछ ऐतिहासिक मिसालें। और पांचवां, फ्लो टेस्ट की असली ताकत। ये हमें पूरे मामले को निष्पक्ष रूप से समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, तमिलनाडु का परिदृश्य, एक संवैधानिक गतिरोध। यह सच में भारतीय लोकतंत्र का एक लाइव स्ट्रेस टेस्ट है। इस पूरी कहानी के केंद्र में सिर्फ एक जादुई नंबर है, और वो है 118। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं, यानी अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसे 118 विधायकों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। ये अकेला नंबर ही इस पूरे घमासान की असली जड़ है। अब जरा इस आमने सामने की टक्कर को देखिए। एक तरफ है टीवीके पार्टी, जो सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और दूसरी तरफ है राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, जिन्होंने कह दिया है कि शपथ ग्रहण से पहले उन्हें पूरे 118 विधायकों के समर्थन वाले फिजिकल लेटर्स चाहिए। मतलब आपके पास सबसे ज्यादा सीटें तो हैं, लेकिन इन कागजी प्रमाणों की मांग ने पूरे प्रोसेस पर ही ब्रेक लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नौबत आई ही क्यों। इसका जवाब छुपा है त्रिशंकु विधानसभा, या जिसे हम हांग असेंबली कहते हैं, उसमें। होता क्या है कि जब चुनाव में किसी भी एक पार्टी या चुनाव से पहले बने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो उसे हंग असेंबली कहते हैं, और यहीं आकर सरकार बनाने के सारे आम नियम अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। सेक्शन 2, संवैधानिक नियम। अब जब सीधे सीधे नियम काम नहीं कर रहे हैं, तो इस ग्रे एरिया से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब हमें संविधान में ही खोजना होगा। चलिए इसे थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। आपके लिए एक छोटा सा सवाल: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आपके विकल्प हैं ए 163, बी 164, सी 174 या फिर डी 356। जरा सोचिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? और सही जवाब है विकल्प बी, अनुच्छेद 164। पर यहां कैच क्या है? अनुच्छेद 164 ये तो कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा के लिए इसमें कोई क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में संवैधानिक परंपराएं यही कहती हैं कि राज्यपाल का मुख्य फोकस राज्य में एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्यपाल के पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं। सरकार या आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यपाल को हमेशा कानूनी दायरे में और एकदम निष्पक्ष होकर काम करना है। उन्हें सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि संवैधानिक मशीनरी किसी भी कीमत पर चलती रहे। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। राज्य की राजनीति का, जिसे हम न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन, वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए 352, बी 360, सी 356 या डी 368? सही जवाब है सी, अनुच्छेद 356। बी.आर. कपूर और रामेश्वर प्रसाद जैसे मशहूर मामलों ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगाना एकदम, और मेरा मतलब है एकदम, आखिरी विकल्प होना चाहिए। और हां, अगर सरकार बनाना सच में नामुमकिन हो जाए तो अनुच्छेद 174(2)B के तहत विधानसभा भंग करने का भी रास्ता है। पर ये दोनों ही बहुत चरम और आखिरी उपाय हैं। सेक्शन 3, सरकारिया फॉर्मूला। तो सवाल यह है कि क्या राज्यपालों के लिए कोई रेडीमेड प्राथमिकता सूची मौजूद है? आइए देखते हैं। बिल्कुल मौजूद है। 1988 की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट ने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरी 1, 2, 3 लिस्ट दी थी। पहला, चुनाव से पहले बना ऐसा गठबंधन जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो। अगर वो नहीं है तो दूसरा, सबसे बड़ी इकलौती पार्टी। और तीसरा, चुनाव के बाद बना गठबंधन जो बहुमत साबित कर सके।
ये प्रक्रिया राज्यपाल के काम को एकदम पारदर्शी बनाती है। सेक्शन 4 ऐतिहासिक मिसालें। जब ये नियम और फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, तब अंतिम जवाब के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की ओर रुख करना पड़ता है। यहाँ संवैधानिक इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर सवाल है। ऐतिहासिक एसआर बम्बई मामला इनमें से किस प्रमुख मुद्दे से जुड़ा है? ए. मौलिक अधिकार, बी. चुनाव सुधार, या सी. राष्ट्रपति शासन और संघवाद? अगर आपने सी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। असल में महत्वपूर्ण बात यह है कि 1994 के इस बम्बई फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने स्थापित किया कि अल्पमत सरकारें भी लीगल हैं अगर उनके पास सदन का विश्वास हो। चुनाव के बाद के गठबंधन भी संवैधानिक रूप से मान्य हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुमत सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के पटल यानी फ्लोर पर टेस्ट होना चाहिए। ये पूरा विकास क्रम देखिए। 1988 में सरकारिया रिपोर्ट ने प्राथमिकता फॉर्मूला दिया। 1994 में बम्बई फैसले ने फ्लोर टेस्ट को सबसे ऊपर रखा। इसके बाद 2017 का गोवा संकट और 2018 का कर्नाटक संकट सामने आया। ये टाइमलाइन साबित करती है कि तमिलनाडु 2026 का वर्तमान परिदृश्य कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के एक बड़े पैटर्न का ही हिस्सा है। सेक्शन 5 फ्लोर टेस्ट की शक्ति। अब हम इस पूरी राजनीतिक पहेली के सबसे बड़े और अंतिम लोकतांत्रिक समाधान तक पहुंच गए हैं। इस चर्चा का अंतिम सवाल, और इसका जवाब ही तमिलनाडु की पहेली का हल है। विधायी बहुमत साबित करने का सबसे बेहतरीन और सबसे निष्पक्ष तरीका क्या माना जाता है? और इसका एकदम सटीक जवाब है फ्लोर टेस्ट। यही वो सबसे पारदर्शी और निष्पक्ष संवैधानिक तरीका है जहां बहुमत का फैसला विधानसभा के अंदर खुले मतदान से होता है। इसका फैसला राज्यपाल के व्यक्तिगत आकलन या किसी फिजिकल लेटर की गिनती से नहीं होता। फ्लोर टेस्ट ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की चाबी किसी एक इंसान की जेब में ना रहे। पिछले कुछ मामलों पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जोर दिया है कि किसी भी तरह की राजनीतिक सौदेबाजी को रोकने के लिए स्पीड और पारदर्शिता होनी ही चाहिए। 2017 में गोवा में उन्होंने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, और 2018 में कर्नाटक में तो उन्होंने टाइम लिमिट तक कम कर दी और लाइव कैमरे अनिवार्य कर दिए ताकि पूरी प्रक्रिया शीशे की तरह साफ रहे। अब इन सभी बातों को जोड़कर तमिलनाडु 2026 के मामले को देखते हैं। याचिकाओं में आलोचकों का सीधा सा तर्क है कि ये जो फिजिकल लेटर्स मांगने वाली बात है, इसने सिर्फ एक बेवजह का राजनीतिक गतिरोध पैदा किया है। उनका मानना है कि टीवी के नेता को सीधे एक पारदर्शी फ्लोर टेस्ट के जरिए अपना बहुमत साबित करने का साफ मौका दिया जाना चाहिए। चलिए इस एक्सप्लेनर को सुप्रीम कोर्ट की इस बेहद दमदार लाइन के साथ खत्म करते हैं। सरकार का असली परीक्षण विधानसभा में होता है, राजभवन में नहीं। जरा सोचिए, क्या तमिलनाडु का ये मौजूदा संकट हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को भविष्य में और अधिक पारदर्शी बनाएगा? इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। आज हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।